Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 26 July 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. Before we move on to the articles, पहले देखते हैं आज का जो दिन है that is 26 July. इस दिन को क्या मनाते हैं? This is celebrated as Kargil Vijay Divas. Now, why do we celebrate it as Kargil Vijay Divas? Because इस युद्ध में, इस war में, that is called as the Kargil War, which took place in 1999. Okay, और उस ऑपरेशन को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जो चलाया था उसका नाम क्या है? ऑपरेशन विजय. So we were victorious against the Pakistani forces on this date, इसीलिए इसको मनाते हैं as कारगिल विजय दिवस. Now let's understand ये वॉर क्यों हुआ या इसका बैकग्राउंड क्या है. So हमने देखा है कि 1971 के वॉर के बाद वी नो द इंडिया पाकिस्तान वॉर, जहां पे बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला, उस टाइम पे टेंशंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे, स्पेशली नियर द सियाचिन ग्लेशियर, ओके, तो लद्दाख के साइड पे. So 1998 में we did the Pokhran 2 testing, right? And दोनों countries in fact ने कुछ ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट किए जिसके कारण टेंशंस और भी बढ़ गए. Now इसके बाद 1999 में दोनों साइड्स ने सोचा कि ये एंड करते हैं these nuclear arm race. We will sort out the tensions, we will try to bring out peace. रिजॉल्व करते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट और दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान साथ में आए. इस डेक्लेरेशन को बोलते हैं लाहौर डेक्लेरेशन. नाउ क्वेश्चन टू यू इज, लाहौर डेक्लेरेशन कौन से दो लीडर्स ने साइन किया है, इंडिया के साइड से और पाकिस्तान के साइड से? हु वर द प्राइम मिनिस्टर्स हु साइंड दिस एग्रीमेंट? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. क्लियर? नाउ when 1999 declaration was signed, we see that पाकिस्तान की मिलिट्री खुश नहीं थी अपने प्राइम मिनिस्टर से कि उन्होंने ये साइन किया, रिजॉल्व किया, because they felt that revenge needs to be taken. And that is when we see कुछ सोल्जर्स यहाँ पे इनफिल्ट्रेट करते हैं अक्रॉस द LOC. आप देख सकते हैं यहाँ पे कारगिल रीजन के तरफ. तो पहले हमको लगा कि probably ये टेररिस्ट होंगे, right? But we came to know that these were not terrorists, but they were a planned military incursion. पाकिस्तान की मिलिट्री थी ये. So that is when we decided to start the operation called as Operation Vijay. तो ये पूरा जो वॉर था या ऑपरेशन था, इट स्पैन फ्रॉम 170 किलोमीटर्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं मुश्को वैली से लेके तुर्तुक तक, एंड 2 लाख ट्रूप्स यहाँ पे तैनात हुए. So there were 3 such operations that were done by Indian armed forces. तो एक है ऑपरेशन विजय, that is the Indian army to take up the posts that were occupied by the Pakistan side. Further, Operation Safed Sagar, again Indian armed forces. This is high altitude air operation. So this is Air Force wala operation with the help of many other such technologies and aircrafts and fighters. Next is Operation Talwar. ये Navy. तो एक Army, Air Force and Navy 3 अलग operations थे, Vijay, Safed Sagar and Talwar. Okay, so you need to know these 3 names. Clear? Now what happened after? We see that yes, India won victorious, इसीलिए कारगिल विजय दिवस बोलते हैं इसको, right? And इसके बाद क्या क्या consequences या क्या क्या reforms लेके आई the government of India? पहले उन्होंने एक कमिटी फॉर्म की which is called as the Kargil Review Committee. And who was the head of this Kargil Review Committee? It was K. Subramaniam. तो इन्होंने यहाँ पे रिव्यू किया कि हमारे क्या एरर्स थे, हमारे क्या मिस्टेक्स थे. दे ट्राई टू रिव्यू और हाउ वी कैन मेक आवर डिफेंस स्ट्रक्चर मोर स्ट्रॉन्गर. तो ये उन्होंने डिस्कशंस किए. इसके अलावा दे ऑल्सो गेव इन सम पॉइंट्स, जैसे कि दे सेड कि एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी क्रिएट की गई थी ताकि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन तीनों सर्विसेज में प्रॉपर कोऑर्डिनेट करे. ठीक है, दैट्स कॉल्ड द DIA. Then we had the National Technical Research Organization. This is for ensuring or getting technical intelligence information. ठीक है, तो टेक के कारण we got NTO and we had DIA. Next, Chief of Defense Staff, and we know Chief of Defense Staff, this was
फॉर्म मच लेटर दो, 2019 में ये बना था। ऑल्दो बोला था उस टाइम पे कि ऐसा होना चाहिए, अ सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होना चाहिए ताकि कोऑर्डिनेट करने में अमंग द नेवी, एयरफोर्स एंड आर्म्ड सर्विसेज में इट कैन बी इजी, इट कुड बी सीमलेस। तो लॉजिस्टिक्स अगर शिफ्ट करना है, वी नो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बिकॉज वी नो ईच फोर्सेस के एक लीडर होते हैं, एक चीफ होते हैं, और उनके ऊपर या उनके लेवल पे भी ऑल्सो सी अनदर पर्सन हु विल कोऑर्डिनेट अमंग द थ्री। नाउ हियर योर आंसर इज, योर क्वेश्चन इज हु इज द करंटली द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये भी न्यूज में है वैसे। सो टेल मी हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। द फर्स्ट वन वी नो वाज बिपिन रावत, राइट? Next, development of intelligent, the Indian regional navigation system. So Kargil war के पहले we were always using US का GPS systems to navigate. Then we decided कि यार हमको हमारा खुद का एक navigation system होना चाहिए, right? We cannot rely on any other country. तो तभी हमने ठान लिया था कि we should have an Indian regional navigation system, और जिसको हम अभी क्या कहते हैं, we call it NAVIC. Navigation with Indian Constellation इसका पूरा नाम है। We also talked about modernization of weapons and artillery, जैसे कि the धनुष गन, the आकाश मिसाइल्स, इसको भी हमको मॉडर्नाइज और सब करना था। So this is all with regard to the Kargil Vijay Divas that we celebrate on 26th July. Let's proceed to the first article of the day. पहला आर्टिकल है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में दोनों यहाँ पे कवर किया है कि लोकसभा इज सून गोइंग टू टेक अप अ मोशन टू रिमूव यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा। एंड वी ऑल नो दिस केस कि क्या हुआ था। तो कुछ महीने पहले जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनके घर में कुछ उनके स्टोर रूम इनफैक्ट में कुछ नोट्स मिल गए थे, 500 के नोट जले हुए मिले थे, राइट? तो इस पे प्रोब किया था, एंड देयरफॉर वी सी आफ्टर द प्रोब ही वाज फाउंड गिल्टी अकॉर्डिंग टू द प्रोब दैट वाज डन बाय द इंक्वायरी कमिटी। तो जब नया सेशन होगा, बहुत सारे लीडर्स या बहुत सारे एमपीज ने डिसाइड किया था कि इनको हमको एक मोशन पास करके निकालना चाहिए बिकॉज ये करप्ट जज निकले हैं, राइट? तो अभी वी सी दैट लोकसभा में ये मोशन पास किया है, एज वेल एज राज्यसभा में भी ये पास किया है। सो राज्यसभा के अबाउट 64 मेंबर्स सेड कि हाँ इनको निकालना चाहिए। लोकसभा इज ऑल्सो अग्रीइंग फॉर द सेम। तो यहाँ पे दे आर गोइंग टू कम टुगेदर एंड दे आर गोइंग टू से इट इज गोइंग टू बी अ जॉइंट एफर्ट to remove or to impeach the judge of the High Court. So ये था with regard to the case. Now let us see some more facts and figures and information that we need to know. So all parties have agreed to remove the judge, that is the High Court judge, that is यशवंत वर्मा। अभी उनको actually transfer किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ताकि he does not interfere in the case या वो kind of कुछ changes ना कर पाए, right? He cannot in a way affect the case. Second, proceedings will begin in Lok Sabha and Rajya Sabha. तो राज्यसभा में बाद में फॉलो करेंगे, and this is as per the Judges Enquiry Act, जहां पे पूरा प्रोसीजर लिखा है अगर जज को कैसे निकालना है। फर्दर, अ 3-member इंक्वायरी कमिटी उसके बाद फॉर्म होगी, और ये कौन फॉर्म करेगा? इट विल बी फॉर्म बाय द लोकसभा के स्पीकर जिनका नाम है ओम बिरला। और ये 3-member कमिटी कौन होंगे? इट्स गोइंग टू हैव अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी है BR गवाई। इनके अलावा ही कुड ऑल्सो हैव अ सीनियर मोस्ट जज, ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस। सो वी नो देयर आर अबाउट 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, और 25 हाई कोर्ट्स में एक हाई कोर्ट का जज भी इसका पार्ट होगा। एंड डिस्टिंग्विश, और ऐसा कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट जो गवर्नमेंट सोचता है कि दिस इज अ केपेबल पर्सन टू बी ऑन द कमिटी। इज दैट क्लियर? सो दिस is with regard to the process. Now let's also discuss or quickly revise how is the process of the impeachment of a judge of High Court or Supreme Court. दोनों process same है. So we're going to just have a recap as to how can you remove a judge of a Supreme Court or High Court. Firstly, either 100 members from Lok Sabha or मतलब एक्चुअल में you required only one for the party to say. इस बार दोनों सहमत हो चुके हैं, राज्यसभा के लोग भी, लोकसभा के लोग भी, okay? So 100 from the Lok Sabha and 50 members from the Rajya Sabha. So either one of them, okay, 100 from the Lok Sabha or 50 members from the Rajya Sabha, they have to agree कि हमको निकालना है जज।
ठीक है, so they will have to give a motion saying that yes we want to remove. They have to give this motion to either the speaker or the chairman of the Rajya Sabha, speaker of the Lok Sabha या chairman. तो ये speaker और chairman ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये मोशन चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए. इनके पास ये पावर होती है. अगर उन्होंने बोला सही है, ठीक है, एडमिट करते हैं, डिस्कस करते हैं निकालना है कि नहीं, तो फिर फॉर्म होता है एक 3 मेंबर बॉडी. और ये 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी जो अभी हमने देखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, डिस्टिंग्विश्ड जज, ये फिर छानबीन करते हैं कि क्या वो जज दोषी है या नहीं. After that, once the committee, the committee who is there that we just saw, once the committee finds them guilty of misbehavior, then voting होता है. Okay, then the house takes voting. और यहाँ पे voting दोनों houses में होता है, लोकसभा भी as well as राज्यसभा भी. Okay, so we see that दोनों हाउस में कैसे मेजोरिटी में इसको हटाते हैं, 2/3 मेजोरिटी, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस में पास होता है. एंड देन वंस इट इज पास, प्रेसिडेंट फाइनल ऑर्डर देता है फॉर द रिमूवल ऑफ द जज. सो फाइनली हु रिमूव्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? इट इज द प्रेसिडेंट. इज दैट क्लियर? एंड वोटिंग कैसी होती है लोकसभा और राज्यसभा में? विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मेजोरिटी. सो दिस इज विद रिगार्ड टू द फैक्ट्स ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है with regard to Maldives and India के relations के बारे में. So we see that हमारे Prime Minister after having his trip to UK went for a 2-day trip to Maldives. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Maldives के president को ये handshake कर रहे हैं. What is the president of Maldives? His name is Mohammed Muizzu. Okay, मोहम्मद मुइज़ू. एंड इनका कैपिटल कहाँ पे है? Where is the capital of Maldives? It is Malé. Okay, so यहाँ पे वो मीट करते हैं. Now in this it was a very successful meet. मोदी जी एंड मोइज़ो के बीच में. We also talked about strengthening relations. हमने एक स्टैम्प भी निकाला है talking about 60 years of India-Maldives relation. Maldives is our water neighbor. पानी में जो 2 हमारी नेबर्स है, एक है श्रीलंका और दूसरा है Maldives, राइट? तो Maldives भी हमारा एक क्लोज एक नेबर है. हमारे पिछले प्रेसिडेंट के दौरान we saw that first the relations were not that good because Muizzu also was very close to with China. But Muizzu after coming into 2024 में वो इंडिया भी आए. अक्टूबर 2024 के टाइम पे he along with his wife came to India and suddenly we see the relations between India and Maldives is blooming and that's good news for India. तो अभी हम देखते हैं कि what have the agreements or treaties that are signed between the two countries. तो यहाँ पे 3 agreements and 4 MOU साइन किए हैं, memorandum of understanding कहते हैं. तो हम ऐसे कॉपरेट करेंगे कौन से सेक्टर में, ऐसे कहाँ है? फिशरीज में, एक्वाकल्चर में, टूरिज्म, एनवायरनमेंट, डिजिटल सॉल्यूशंस. इनफैक्ट अगर मैं टूरिज्म की बात करूं, मालदीव्स इज नोन फॉर टूरिज्म, राइट? सो यहाँ पे दे हैव मेड एन इंडियन एक्ट्रेस एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर मालदीव्स टूरिज्म. तो मालदीव्स टूरिज्म के लिए हु इज द एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर? द इंडियन एक्ट्रेस इज कतरीना कैफ. ठीक है, तो ये आई थिंक रिसेंटली न्यूज में था इन द मंथ ऑफ जून. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कि वी ऑल्सो फाइनलाइज ऑन टर्म्स ऑफ रेफरेंस और फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस? कुछ गुड्स के लिए विल नॉट हैव टैक्सेस फ्री होगा फॉर सर्टेन गुड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम मालदीव्स और सर्टेन गुड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम इंडिया टू मालदीव्स. ओके, इंडिया से मालदीव्स और मालदीव से इंडिया कुछ प्रोडक्ट्स को टैक्सेस नहीं लगाएंगे. इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. सो इसका अभी फाइनलाइज हो रहा है विच विल ऑल्सो elevate the relations between the two countries at a higher level, right? इसके अलावा we also see we are sent a fresh line of credit. A fresh line of credit is nothing but like a loan. ठीक है, it's a general assistance जो देते हैं, but इसका जो interest rate होता है वो काफी low होता है. So that is called the line of credit. And कितने का credit दिया है हमने?
4,850 crores, okay, which is almost $580 million. We have given it to Maldives. पहली बार ऐसा हुआ है that we have extended in Indian rupees, not in the rupees of Maldives, okay? तो ये Indian rupees में हमने ये लोन दिया है, so that is going to be good because we are going to strengthen the rupee in that case. Further, it is expected to also, इस लोन से क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा मॉलडीव्स का, तो ये हमको पता चल रहा है बाय दिस अग्रीमेंट. सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू द इंडिया मॉलडीव्स. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है मोदी जी के बारे में. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज मोदी जी हैज नाउ बीन द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एज वी नो. सो ही हैज सरपास्ड व्हिच प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी, टू बिकम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग in an uninterrupted tenure. मतलब कॉन्स्टेंटली कौन से प्राइम मिनिस्टर अभी तक रह चुके हैं? फर्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड टर्म. इनके अलावा सेकेंड पर्सन वाज इंदिरा गांधी, बट इंदिरा गांधी को भी ओवरटेक किया है नरेंद्र मोदी जी ने. कितने दिन के लिए ही हैज बीन अ प्राइम मिनिस्टर सो फार कंटिन्यूसली? ही हैज बीन अ प्राइम मिनिस्टर फॉर 4078 डेज. ठीक है, अभी तो 79 भी हो गया बिकॉज ये कल का न्यूज था, राइट? Indira Gandhi has served for about 4,077 days continuously. That was from Jan 24th, 1966 to March 24th, 1977. And if we talk about Modi ji has been in the Prime Minister from 2014 so far to 2025. ठीक है, 2025. So that is how many years that we see, and it goes on, right? Now why is this significant is because prime minister का जो tenures होता है, you know, these kind of questions do come like longest serving and everything, right? So Modi is currently the longest serving non-Congress prime minister, ठीक है. So non-Congress which was a major party back then. इनके अलावा we see that Modi is the longest serving non-Congress, first non-Congress PM to complete 2 full terms. अभी तक there was only 1 full term के लिए, जो थे अटल बिहारी वाजपेयी in the term 1999 के आसपास, right? So that was Atal Bihari Vajpayee who completed only 1 full term, whereas Modi ji has completed 2 full terms. Okay, so that is what we see. Elected head of the government with the longest continuous stint, दोनों center और state levels. Now we know that Modi ji has been the chief minister of Gujarat from 2001 to 2014, और 14 से लेके 25 he is a prime minister. So that is why he has been the longest elected, मतलब लोगों ने इनको elect कर किया है. So that is how he is popular with the masses of India. तो ये था with regard to Modi ji's and his success, and we congratulate him for that. And यहाँ पे आपको एक question है, who is the shortest serving prime minister in India? That you have to write in the comment section. Who is the shortest serving prime minister of India? You have to write that in the comment section. We'll proceed to the next article. अगला article है vice president election process अभी चालू होगा. Now I would like to collect myself in my previous video where I said that जो प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, it usually has to be filled within 6 months. Now 6 months is not given in the constitution. So according to the constitution, if we have to relate, constitution में कहा as soon as possible. तो 6 महीने का जो deadline है, it's only for the president, not for the vice president. तो vice president का जब post खाली होता है, you need to fill it immediately. Okay? और ये जो fill होता है, it will be for good fresh 5 years. Remaining period के लिए नहीं. मतलब अभी जो भी like for example, जगदीप धनखड़, he was elected as the vice president in 2022. Ideally 5 years के बाद यानी 2027 में उनका होना चाहिए था complete, right? तो अभी अगर मान लो बीच में कोई दूसरा बंदा आ जाता है 2025 में, he will complete it not till 2027, he will complete it till 2030. ठीक है, उसको पूरे 5 साल मिलेंगे. ओके, सो दैट इज व्हाट इट मींस बाय इलेक्शंस. ओके, इन टर्म्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस. अभी क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है. ओके, और कौन यहाँ पे इनके रिटर्निंग ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन, बिकॉज वी नो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ विच ऑफिसेस. एक है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस ईसीआई कंडक्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस ईसीआई कंडक्ट करता है,
MPs यानी कि members of the parliament, okay, लोकसभा elections, so लोकसभा elections as well as राज्यसभा elections, okay, as well as MLA वाले elections, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले इलेक्शंस भी कौन कंडक्ट करता है? ECI। तो ECI ने अभी एक अपॉइंट किया है RO यानी रिटर्निंग ऑफिसर, जो ओवरसी करेगा द इलेक्शन। एंड हु इज द RO? इट्स PC मोदी। ठीक है, ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, दैट पर्सन इज द रिटर्निंग ऑफिसर हु विल बी कंडक्टिंग और विल बी चेकिंग द इलेक्शंस। नाउ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए अगर हम देखते हैं, वेयर इज इट मेंशन? ओके, सो ये मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। It is the Presidential and Vice President Election Rules 1974 and Presidential and Vice President Elections Act भी है 1952 का। तो this is the act or the rules that govern the elections of the President as well as the Vice President। हमको पता है Vice President is also the second highest officer in India। Who is the first? प्रेसिडेंट इज फर्स्ट, सेकेंड इज वाइस प्रेसिडेंट। हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं। एक बार क्विकली से एक रिवाइज करते हैं बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस यहाँ पे हम देखते हैं, इट इज डन इन बोथ द हाउसेस, राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। एंड यहाँ पे आपको याद रखना है, इट इज बाय द ऑल मेंबर्स, राइट। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, सभी मेंबर्स यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा के विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस। सो दे आर नॉट गोइंग टू चेक कि कोई नॉमिनेटेड है कि इलेक्टेड है, नहीं, सभी मेंबर्स यहाँ पे वोटिंग करते हैं। लेकिन अगर निकालना होता है, पहला प्रेफरेंस राज्यसभा को होता है थ्रू द हेल्प ऑफ इफेक्टिव मेजोरिटी, और दूसरा सिंपल मेजोरिटी, मतलब इनको बस अप्रूव करना है, दैट इज द लोकसभा। दिस इज फॉर रिमूवल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, दिस इज ओनली फॉर रिमूवल। इफेक्टिव मेजोरिटी इन द राज्यसभा एंड सिंपल मेजोरिटी इन द लोकसभा, बट इलेक्ट करना है तो सभी मेंबर्स यहाँ पे वोटिंग करते हैं। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इफ यू वांट टू बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यू हैव टू बी 35 years of age to be, and 35 is also for president, is also for governor, okay, तो 35 years आपको होना चाहिए if you want to be the vice president, as well as you have to be eligible to be a member of the Rajya Sabha if you want to be the vice president। तो ये पूरा आर्टिकल देखा vice president की elections के बारे में। Let's proceed to the next article, and this is with regard to the global renewable energy growth। What exactly is this all about? तो एक रिपोर्ट आया है that was released by the IRENA। We're going to be discussing what is the IRENA। तो इन्होंने बस कुछ डेटा दिया है with regard to the renewable energy। What do you understand by renewable energy? The energy that is mainly taken from the sun, solar, विंड, हाइड्रो, है ना, जो हम नेचुरल प्रोसेसेस या सोर्सेस से लेते हैं उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जो कभी खत्म नहीं होता, इसलिए बोलते हैं रिन्यूएबल। ओके, नाउ अभी हमने देखा है कि अबाउट 582 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट हुआ है या ऐड हुआ है इन 2024, एंड दिस मेक्स इट अ 15% इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट ईयर। सो वी आर गोइंग वेरी गुड, एंड दिस हैज एवर बीन द लार्जेस्ट एवर एनुअल इंक्रीज। सो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, एंड दिस इज फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर इंडिया स्पेसिफिकली। ठीक है, तो टोटल कितना अभी कैपेसिटी है? 4000। ये सिर्फ 2024 का था, ये पूरा अभी तक कितना हमने जनरेट किया है। Now 30% of the electricity is coming from renewable energy। 30% of the electricity is now from renewable energy alone। Is that clear? And ये डेटा किसने रिलीज किया है? As I said, International Renewable Energy Association, जो कहते हैं कि we are on track according to the Paris Agreement, जहाँ पे हमको ग्लोबल या क्लाइमेट चेंज को अगर कम करना है या कॉम्बैट करना है या इससे थोड़ा बचना है, तो हमको ग्लोबल एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना पड़ेगा। ओके, वी नीड टू ट्रिपल द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो अभी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये कह रहा है कि वी आर ऑन ट्रैक, हम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो गोल है ये कब अनाउंस किया था? ट्रिपल करने वाला गोल, ट्रिपल करने वाला गोल वाज अनाउंस्ड इन COP28, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो दुबई में था इन 2028। ओके, सॉरी 2023 में, COP28 उसका नाम था, इट वाज इन 2023। कैन यू टेल मी COP30 जो इस साल है, दैट इज 2025, ये कहां पे होगा? यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर। यूजुअली दिस हैपेंस इन नवंबर दिसंबर। ठीक है, नाउ
Let's understand some more important aspects, जैसे कि ये IRENA क्या है, which is International Renewable Energy Agency. So this particular agency that we understand, it was founded in 2009 in Bonn, Germany. But Bonn, Germany में इसका headquarters नहीं है. इनका headquarters है Master City, that is in Abu Dhabi, UAE में है. So this is important to understand कि UAE में इनका headquarters है. अभी 167 members हैं और India is also one of the founding members of International Renewable Energy Agency. यहाँ पे what does this agency do? It kind of gives us report or data with regard to renewable energy. कैसे हम multiple stakeholders को साथ में लेके आते हैं, कैसे हम renewable energy को और भी बढ़ा सकते हैं. All of that it does discuss this body. ठीक है. Now what else is written in the report? ये भी देखते हैं. Electricity versus total energy. ओके यहाँ पे आर्टिकल में बताया है कि टोटल एनर्जी जो हम लेते हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी जो है इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. ओके इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज कर रहे हैं, ओके इट इज मेनली यू कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल. बट बाकी का अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अगर व्हीकल्स की बात करें, बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस एनर्जी में अभी भी हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं. ये कहाँ है? सो बी इट इंडस्ट्रीज, हीटिंग, be it transport, अभी के लिए भी हम fossil fuels इस्तेमाल कर रहे हैं. So there are very few sectors that are using EVs. अभी भी we are reliant on petrol, right, diesel, right? So ये कहता है, ठीक है. So only we are using renewable for one sector, which is electricity sector. So electricity is just about 20 to 22%. बाकी का जो 80% is used here. और यहाँ पे अभी भी fossil use करें, so that is a problem. Is that clear? Now, only 30% of global energy comes from renewable, meaning less than 7% of all the energy comes from clean sources. Now, who is really doing well in this particular sector? It is China. China जो है accounts for 62% of the global renewable additions. जो हमने देखा ना 582 last year add हुए थे, उसमें से 60% यानी कि 364 केवल चाइना ने दिया है. So China is doing very well in this, right? 70% of new energy capacity added in Asia, and that was mainly to China. China ने dominate किया है solar photovoltaic systems and also export भी करता है and all of that it does with regard. तो चाइना के बारे में यहाँ पे प्रेस किया है. तो इंडिया का यहाँ पे बड़ा चैलेंज क्या है? We of course need to increase our output with regard to renewable energy. हमने भी टारगेट रखा है कि हम 500 गीगावाट राइट बनाएंगे बाय 2030. ओके रिन्यूएबल एनर्जी इतना हम जनरेट करेंगे. सो अगर हमको ये रीच करना है, वी ऑल्सो नीड टू टेक वेरियस स्टेप्स. वी नीड टू मेक इट वेरी ईजियर सो दैट एवरी वन इसे कोई रेगुलेटरी मेजर्स करनी चाहिए कि एवरी वन अडॉप्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी एंड मूव्स और शिफ्ट्स अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल. इज दैट क्लियर? लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे एप्स बैन किए हैं. अबाउट 25 एप्स अब बैन. और बैन क्यों किया है? बिकॉज उनमें obscene pornographic content hai. So which is the ministry that has ordered the blocking of these apps? The ministry is Information and Broadcasting Ministry. Can you please write in the comment section who is currently the Union Minister of Information and Broadcasting? ठीक है. So why did they ban? As we see कुछ obscene, vulgar, pornographic content था उस apps में. तो यहाँ पे examples भी दिए हैं. कौन सी app है? Ullu, Alt, Desi Flakes. These are some apps that were banned currently from iOS and from the Google Play Store. ठीक है. So यहाँ पे एक्शन क्यों लिया था? Under which provisions that we see? It is IT Act of 2000 and IT Rules 2021. इन दो रूल्स के अंतर्गत we have now banned or flagged. तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज जो है जैसे कि Google और Apple के iOS स्टोर, इनको बोला कि इसको विजिबल ना करो. Like Indian users can't kind of use it. So action was triggered by what? By complaints. किन्होंने कंप्लेन किया था? एक था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. सो दे हैड रेज्ड द कंप्लेंट इन
last year, August 2024, and general public also said कि ये apps हटाना चाहिए. Why? Because children are more susceptible. Children को अभी पता है, बच्चों को पता है कि apps कैसे download करना है. You know, all of this, yeah, at a very young age they learn about all of this. So again, they will be kind of exposed to such apps which are not fit for them at this age. So that is why it was required to get them out. And अगर हम देखेंगे National Commission for Protection of Child Rights क्या है, let's quickly see about it as well. Questions यहाँ से भी आ सकते हैं. So this is an autonomous statutory body. What do you mean by statutory body? यानी कि ये कोई आर्टिकल से बना है, not from the constitution directly. तो which is the act that forms it. The act का नाम है National Commission of Protection of Child Rights. तो ये 2005 के एक्ट के अंदर एक बॉडी बनी थी, and that is why it's called as statutory. Okay, अगर आर्टिकल से बना होता तो it would be a constitutional body. Now, when was this constituted? When was this formed? It was formed in 2007, and this was mainly for protecting, promoting, safeguarding the child rights. Now we know कि international level पे we have the United Nations Convention on Rights of Child 1989, right? यहाँ पे अडॉप्ट किया था, चाइल्ड राइट्स को पुश दिया था, एंड इंडिया ने भी इसको रैटिफाई किया. इंडिया ने भी बोला yes, we are going to follow this. In 1992 we also accept. According to this convention, चाइल्ड का डेफिनेशन क्या है? चाइल्ड का डेफिनेशन है is less than 18 years. Is that clear? And this is the same also we take for POCSO, right? Below 18 years. Now, coming to understand National Commission on Protection of Child Rights की बात करें, which is a nodal ministry that works under. चाइल्ड वाली एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. तो ये इस मिनिस्ट्री के अंदर यहाँ पे काम करती है. ओके, दिस कमीशन वर्क्स अंडर दिस मिनिस्ट्री. सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू नेशनल कमीशन. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, फ्रांस विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ स्टेट. ओके, तो यहाँ पे फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ऐसे कहा है कि हमने डिसीजन लिया है टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ स्टेट. So if we have a little background, we know the recent war that is happening. It started all the way from October 7th, 2023. अभी भी यहाँ पे conflict चल रहा है, and फ्रांस बोल रहा है कि मैं तंग आ चुका हूँ, ठीक है, एंड इजराइल को बैकलैश किया है. इजराइल ने फर्दर बोला है कि तुम यहाँ पे जूइश स्टेट के खिलाफ हो. ऑल ऑफ दैट टू एंड फ्रो हो रहा है. सो यहाँ पे फ्रांस ने बोला है कि वी आर गोइंग अहेड विद दिस, और हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो सितंबर में होगा उसमें हम एक फॉर्मल डिक्लेरेशन साइन करेंगे कि बनाएंगे कि वी आर सेइंग दैट यस पैलेस्टीन इज अ स्टेट. ओके, वी आर गिविंग दैट दिस. तो मैक्रोन हैज साइटेड अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा. प्रायोरिटी है कि स्टॉप द वॉर टू सेव द सिविलियंस इन दैट केस. उन्होंने लेटर भी लिखा है पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन? इट इज Mohammed Abbas. ठीक है, he is the Palestinian president. Now remember, France has one of the largest Jewish populations in Europe. Europe में France has the most number of them, and even अगर Western Europe की बात करें, Muslim population भी ज़्यादा. तो जब भी tensions होते थे Middle East में, कुछ effect यहाँ पे भी होता था. Now France is one of the most, you can say only G7 country also that has accepted Palestine as a state, as opposed to its other members of the G7. G7 के members, I hope you remember, we have France, Italy, Germany, Japan, Canada, US, UK. तो US का दोस्त है इजराइल. US तो कभी नहीं चाहता है कि पैलेस्टीन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट, इसीलिए तो वो यूनेस्को भी छोड़ दिया था. US is that's why even left UNESCO. So coming to back to this article, the first country to ever recognize Palestine, अगर ऐसा पूछा 1988 में इनफैक्ट ये हुआ था. You are going to tell me which is that country that was the first one to recognize Palestine as a state. Use the comment section to answer that. Is that clear? तो ये था with regard to this. And अगर हम पैलेस्टीन की बात करें जल्दी से, I hope we've all gone through this already, but एक बार देखते हैं. गाजा स्ट्रिप, okay, we have the eastern Jerusalem and the Gaza Strip as well as the West Bank. यहाँ पे we see they are seeking for a sovereign state. Palestinians are seeking for a sovereign state. तो ये इजराइल का पार्ट है. Okay, so if you see इजराइल के सराउंडिंग नेबर्स भी जल्दी से करते हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया as well as Lebanon. Okay,
सो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, और पानी कौन सा मीट करता है यहाँ पे? इट इज द मेडिटेरियन सी. सो दीज रीजन्स वर ऑक्यूपाइड by Israel in the 1967 Middle East War, and Israel opposes the Palestinian statehood, और इसीलिए उन्होंने अटैक भी किया था post the in fact the attack that happened where Hamas attacked October 7, right? So this is all with regard to today's daily news analysis, जहाँ पे हमने बहुत सारे interesting articles किए. I hope you have understood all of them. Don't forget to watch my next video where I'll be discussing about 20 GK questions from CLAT perspective. Thank you so much for watching.